बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सहबी बारिक वसल्लम। आज का हमारा टॉपिक है रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसके बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट करनी है। लेक्चर नंबर 10 से मुतल्लक है। तमाम लोग फौरी तौर पे अपनी क्लास ज्वाइन कर लें। What is rule of natural justice? There are following two principles that are known as rule of natural justice. No one should made a judge in his own cause, and number two, no one can be condemned unheard. दो बातें यहाँ बड़ी जरूरी हैं कि कोई भी शख्स अपने केस के बारे में, अपने मामले के बारे में खुद जज नहीं हो सकता, ना ही उसको इस बात का इख्तियार है कि वो लोगों को अपने ही मामले में जज करता फिरे। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी है कि जब तक आप किसी शख्स को उसकी बात सुन नहीं लेते तो आप उसको फौरी तौर पे कंडेम नहीं कर सकते, आप उसको सज़ा नहीं दे सकते। अगर आपने किसी को सज़ा देनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो शख्स जो है वो यहाँ पर हमारे पास आए, अपना उज़र बयान करे और फिर हम उसको सज़ा देने या जज़ा देने के बारे में कोई फैसला कर सकते हैं। इस बुनियाद पे फैसला नहीं हो सकता कि उसकी गैर मौजूदगी में आप उसे कोई सज़ा नहीं सुना सकते। आपको उसे मौका देना होगा। आजकल बहुत सारे तरीक़ाकार आ गए हैं कि अगर कोई बंदा फिजिकली अपीयर नहीं हो सकता, खुद फिजिकली नहीं आ सकता, तो वो जनाब क्या सूरत हाल है, वकील के ज़रिए पेश हो जाए। वकील के ज़रिए नहीं आ सकता तो तीसरी सूरत में वो जनाब वहाँ पर, जैसा कि भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अहलिया का बयान रिकॉर्ड किया लंदन से, वो केस रिकॉर्ड कर ले। इसमें सारा मामला जो है वो ये है कि अपने केस में खुद जज नहीं हो सकता, और नंबर 2 ये है कि उसको बगैर सुने आप सज़ा नहीं दे सकते। अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम है तो उसको पहले, वो सरकारी मुलाजिम है, पहले उसको उस ओहदे से सेपरेट किया जाए और सेपरेट करने के बाद उसको फिर क्लियर किया जाए। अगर वो इनोसेंट है तो आप उसको फिर बेशक, लेकिन ये कि उसके केस में सुने बगैर आप उसको सजा नहीं सुना सकते। ऐसा नहीं होगा कि अब वो आया ही नहीं और आपने उसे सुना ही नहीं और आप उसको सजा दे दें। रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये पूरा नहीं करता। रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज साउंड। तो इसमें जनाब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने हर वक्त जो है ना जी, इस बात को यकीनी बनाना है कि वो सुन ले पहले इसको। रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज अ साउंड प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ज़ाहिर है अगर आप किसी को सुनेंगे नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे या वो खुद अपना केस नहीं सुन सकता, तो ज़ाहिर इसमें लॉ तो बिल्कुल नेचुरली ये कहता है कि इंसाफ हो। रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज अ हाई लॉ ऑफ नेचर। रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज अ इंटेलिजेंट कॉमन सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ये क्या है सारा कुछ, इसके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इन अमेरिकन जुरिस्प्रूडेंस इट इज कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसको हम कहते हैं कि लॉ अपना रास्ता खुद बना लेगा, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। इसमें कानून ने अपना रास्ता खुद बनाना है। अकल भी ये तस्लीम करती है कि अगर एक बंदे पे इल्ज़ाम है तो आप उसको पहले सफाई का मौका दें, उसको सुने वो क्या कहता है और जो वो कहता है उसके मुताबिक आप फैसला करें। अगर वो गिल्टी है, कानून ये कहता है अगर उसने के ऊपर किसी किस्म के कोई इल्ज़ाम आते, वो इल्ज़ाम साबित हो या जो भी मामला, आप उसे सफाई का मौका दें और वो सफाई के मौके के बाद ही जनाब वो सारे मामले को देख सके। अदरवाइज आप उसको अनहियर्ड पनिश नहीं कर सकते। और नंबर 2 के केस भी उसी के खिलाफ है, और नंबर 2 जनाब आप सजा भी उसी को देने के चक्कर में है, और इंसाफ की कुर्सी पे भी आपने उसको बिठा दिया। तो ये अकल नहीं तस्लीम करती। The rule of natural justice expresses the close relationship between common law and moral principle describing what is right and what is wrong. बिल्कुल क्लियर बात है कि जो नेचुरल जस्टिस का कानून है वो ये बताता है कि सही क्या और गलत क्या है। इसके बारे में बात कर रहे हैं। Gregory J. states natural justice is simple and elementary as distinct from justice which is complex, sophisticated and technology.
Technical. Aims of natural justice is to prevent miscarriage of justice. There are two basic principles on which the whole superstructure of judicial control of administrations are usually lied. अब वो क्या है वो सारी बात हम देखते हैं. दो तरह की है. नंबर वन, हमारे पास नूरुल हदा अल हया नूरुल जमान और आजाद काउंसिल का केस है 1987 का. सिविल लॉ प्रोसीजर में सीपीसी में ये केस था. It was held that the principle of natural justice shall be presumed be incorporated in every statute unless its application is excluded from express word content. अब जब कानून ने किसी मामले को देखना है, ये सारा मामला देखना है, तो इस केस में जो था वो मामला सारा क्लियर हुआ कि आपने जब नेचुरल जस्टिस के तकाजे पूरे करने हैं तो मुकम्मल तौर पे करने हैं, यहाँ कि इसमें से कोई चीज एक्सप्रेसली जो है वो जो एक्सक्लूड कर दी गई हो. नेचुरल जस्टिस एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. Generally, no provision is found in any statute for the observance of principles of natural justice by the adjudicatory authorities. कानूनी जो अमल दरामद है या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसमें नेचुरल जस्टिस के प्रोसेस के कुछ असूल ज़ाब्ते हैं और उन्हें मुकम्मल तौर पे फॉलो किए जाते हैं. There the adjudicating authority is bound to follow the principle of natural justice. किन हालात में आप इस नेचुरल जस्टिस के तकाजे पूरे करने के पाबंद हैं. एक केस स्टडी है, उसको उन्होंने बताया the law got well settled after the powerful pronouncement of Wiles in Cooper versus Wadsworth Board of Works. और इस केस में उन्होंने ये होल्ड किया कि ये long course of decision beginning from Dr. Bentley case and ending with some recent cases established that although there are no positive words in statute requiring that the authority, that the party shall be heard, yet the justice of common law will supply the omission of legislature. यहाँ पर ये बात क्लियर हुई है कि अगर तयशुदा नहीं है तो तमाम हालात में हमें नेचुरल जस्टिस के तकाजे पूरे करने हैं. This Smith also says that when a statute authorizing interference with a property of civil right is silent on the question of notice and hearing, the court will apply the rule as it is of universal application. अगर किसी के जो हकूक है, समाजी हकूक या उसके जो सिविल लॉ के राइट्स हैं, उनमें अगर लॉ खामोश है और वो नहीं कोई इसमें इंटरफेरेंस कर रहा, तो अदालत ने दोबारा ये तकाजे पूरे करने हैं. 1965 को भी एक जजमेंट इसी केस की हमारे सामने. फिर आते हैं प्रोफेसर HWR का व्यू नेचुरल जस्टिस के बारे में क्या है. ब्रीच ऑफ नेचुरल जस्टिस विल प्रोड्यूस वाइड डिस्प्यूट. बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है कि अगर आप नेचुरल जस्टिस के तकाजे पूरे नहीं करते, उसे सुने बगैर फैसला कर देती हैं या उसी शख्स को बिठा के उसी से फैसला करवा लेती हैं, तो फिर दोनों सूरतों में जो फैसला होगा वो वाइड. अवॉइड का मतलब होता है कल अदम इस पे अमल दरामद नहीं हो सकता. कोई भी शख्स इसकी परफॉर्मेंस किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं कर सकता कि जनाब इसके ऊपर परफॉर्म किया जाए, क्योंकि ये मुआदा जो होगा ये कल अदम होगा. इसके ऊपर किसी किस्म की जो है वो जो मामलात हैं या कोई ऐसी सूरत हाल है वो उसके ऊपर अमल दरामद के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता. तो नेचुरल जस्टिस जो है वो कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद ये देखती है कि हमें जो कोई भी फैसला करना है इसके मुताबिक ही करना है. अदरवाइज जो इससे फैसला होगा नेचुरल जस्टिस के तकाजे पूरे किए बगैर वो काबिले अमल ना होगा. उसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जब लेकर जाएंगे तो जैसे ही वो पार्टी जाएगी, ना मुझे तो सुना ही नहीं किया, मेरे खिलाफ फैसला दे दिए, अवॉइड हो गया. अच्छा जी, अगेंस्ट हुम द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस कैन बी इम्पोज्ड. आप किसके खिलाफ ला सकते हैं नेचुरल जस्टिस का कानून, किसके ऊपर. नो डाउट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, judicial bodies and quasi-judicial bodies, but the important question is whether the rule of natural justice is applicable on the administrative authorities.
ये तो तय है कि रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करती हैं तमाम अदालतें, अदालती अदारे और नीम अदालती अदारे, सब के ऊपर ये पाबंदी है कि वो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर अमल दरामद करें। कुछ पार्स कमिश्नर के पास होती हैं जुडिशियल पार्स, कुछ पार्स मजिस्ट्रेट के पास होती हैं जुडिशियल पार्स, कुछ पार्स में सिविल जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास है। ये सारी नेचुरल जस्टिस की बातें हैं और ये सारे कोर्ट्स की पावर है। इसी तरह जो कमिश्नर की पावर्स है या नीम अदालती इख्तियार कुछ अपने लोगों को दिए हुए हैं, तो उसके लिए भी नेचुरल जस्टिस के तकाजों को पूरा करना जरूरी है। वेयर द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज एप्लीकेबल ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, क्या ये इंतजामी इदारों के ऊपर भी इसके लिए अमल दरामद करना जरूरी है? मेरा क्वेश्चन है कि बिल्कुल लाजमी बात है कि ना सिर्फ ये इसके ऊपर अमल दरामद करना जरूरी है, बल्कि इनकी दोनों शराइत का पूरा होना भी जरूरी है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर अब हम आंसर देखते हैं। आंसर इज वेयर द ड्यूटी इज नियरली, तमाम लोग फौरी क्लास ज्वाइन करें। Where the duty is merely legislative and not judicial or quasi-judicial, it will be erroneous to say that while issuing administrative order, the principle of natural justice will apply. तो ये सूरत हाल है कि उनके इख्तियारात को अदालती इख्तियारात से अलग किया गया और इस पे ऊपर आम हालात में इसके बारे में बताया उन्होंने कि अदालतों के लिए, नीम अदालतों के लिए और अदालती इख्तियारात रखने वालों के लिए ये इंतजामी इख्तियारात की रिश्वत इम्प्लीमेंट करना लाजमी है रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर। The compulsion of hearing before passing an order implied in that. अच्छा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के अदारे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास करने वाले जैसे इनकम टैक्सेस हैं, जैसे आपके ये हैं दूसरे इदारे, अगर ये पहले सुनना शुरू कर देंगे तो इस तरह तो कार्रवाई तो रुक जाएगी। इसमें ये होता है कि कार्रवाई को सुनने का मौका भी दिया जाएगा, लेकिन बाद the compulsion of hearing before passing an order implied in the maxim how the ordering factum applies only to the judicial, quasi-judicial and non-judicial proceedings. जो हमारी जुडिशियल बॉडीज हैं, जो हमारी क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं, नीम अदालती इदारे और जो हमारी जुडिशियल कोर्ट्स हैं, उनके लिए इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो करना जरूरी है। In Pakistan, it is the opinion of the court that unless the authority consent is required by the law under which it functions to act judicially, there is no room for application of the natural justice, meaning thereby the purpose of rule of natural justice is to prevent miscarriage of justice. इसका मकसद ये होता है कि जो इसके गलत जो है वो तशरीह ना हो जाए, कानून की इंसाफ की गलत तशरीह ना हो जाए, इंसाफ की गलत तकाज़े पूरे ना हो जाए, इसके लिए आपको इन शरात के ऊपर अमल दरामद करना जरूरी है। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, पहले दो कौन से हैं? पहले दो दोबारा देखते हैं। तो नेचुरल जस्टिस का पहला प्रिंसिपल है क्या? नेचुरल जस्टिस का पहला प्रिंसिपल है कि जनाब नो अदर शुड बी मेड ए जज इन हिज ओन काज। किस कोई भी शख्स दूसरे अपने केस में खुद ब खुद जज मुकर्रर नहीं हो सकता। नंबर टू, नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहियर्ड, तो किसी भी शख्स को सुने बगैर आप सजा नहीं सुना सकते, उसको मुजरम नहीं ठहरा सकते। अगर आपने किसी को मुजरम ठहराना है, उस पर अपने फर्द जुर्म आयद करनी है, तो आपको उसे सफाई का मौका देना होगा, उसकी बात सुननी होगी, उसकी बात सुनने के बाद ही आप इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो कर सकते हैं। अदरवाइज इसके ऊपर अमल दरामद किसी सूरत मुमकिन नहीं हो सकता। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दो ये हो गए। अब तीसरे की तरफ हम बात अब करने लगे हैं। तीसरे की जब हम तरफ आते हैं तो हमारे सामने ये चीज आती है कि नेचुरल जस्टिस के तकाजे पूरे करने के लिए एक तो उसी शख्स को उसके अपने मामले का जो है वो आप जज नहीं बना सकते, और नंबर दो कि ये कि बगैर सुने उसे मुजरम नहीं ठहराया जा सकता। तीसरा तकाजा क्या है? ट्रेडिशनल लॉ रिकॉग्नाइजेस फॉलोइंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब ये ट्रेडिशनल लॉ जो है वो तो वो ही करता है, और तीसरा जो है हमारा स्पेशल लॉ वो हमें तीसरी सूरत हाल भी जो है वो देता है।
ट्रेडिशनल लॉज जो है वो नेचुरल जस्टिस के रूल काजी कहता है नो वन शुड बी मेड ए जज इन हिज ओन केस। किसी भी शख्स को आप जो है वो उसके अपने केस में जज नहीं बना सकते, ना ही वो इसके ऊपर बात कर सकता है। नंबर 2, नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहियर, और किसी को सुने बगैर सजा भी नहीं सुनाई जा सकती। अब इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो थर्ड नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को भी बयान करता है। वो कहता है ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ए थर्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज बीन इवॉल्व्ड। तीसरा भी है, दो तो थे ही, तीसरा भी है। स्पीकिंग ऑर्डर और रीजन्ड डिसीजन। Speaking order means an order speaking for itself. In other words, every order must contain reason in its scope. Or according to this principle, the party affected must know why and on what ground he or she has been charged, और किस बुनियाद पे वो ऑर्डर उसके खिलाफ हुए हैं। दो बातें तो पहले ही आ गई थी कि एक, कोई भी शख्स जो है वो अपने केस का जज नहीं हो सकता। दूसरी बात कि जनाब नेचुरल जस्टिस के तकाजे पूरे करने के लिए आपको बगैर सुने किसी को आप मुजरिम नहीं ठहरा सकते। तीसरी बात ये कि आपको यहाँ रीजन देनी होगी अपने ऑर्डर पास करने वाली अथॉरिटी ने, ये बताना है क्या आपके ऊपर आपको ये सजा क्यों दी जा रही है, आपने कौन से लॉ की खिलाफ वर्जी की है कि आपको सजा दी जा रही है। अब यहाँ पर अगर वो पार्टी अपनी वो बात नहीं बताती या हम उसको रीजन नहीं बताते, तो फिर इस तरह तो ये केस के ऊपर जो भी आप काम करेंगे वो वन साइडेड ही होगा, वो मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट तो हो नहीं सकता। अगर आपने किसी बंदे को के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी की है तो आप उसे बताएंगे कि जनाब फलां फलां डेट को आपको हियरिंग का मौका दिया गया था, आप यहाँ पेश हों, आपके घर पे और पब्लिक मकामात पे आपको ऑर्डर दिए गए, आप इसने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, अब आप इसकी तरफ तवज्जो दीजिए और इसकी तरफ देखिए कि ये सारा मामला क्या है। जैसा कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह के जो उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, इश्तहारी करार देने के लिए कार्रवाई की है, तो इश्तहारी करार देने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है उसके लिए ये बात यकीनी है कि आप उसको बुलाकर देखें कि वो क्या काम कर रहा था, क्या उसके ऊपर उसका जुर्म है और किस बुनियाद के ऊपर आपने उसको सजा सुनाई है, ये आपको वहाँ क्लियर करना होगा। अगर ये बात आप क्लियर नहीं कर पाते तो कोई भी जो आप काम करेंगे वो काम वैलिड नहीं होगा। अगर आपने किसी साइकिल चोर को सजा दी है तो उसको भी पता चलना चाहिए कि ये इस ग्राउंड के ऊपर उसे सजा दी गई है, ये उसका जुर्म था। अगर आपने किसी और बंदे के लिए कोई कार्रवाई की है तो आपको उसे भी बताना होगा कि ये कार्रवाई इन ग्राउंड्स की बुनियाद पर आपके खिलाफ अमल में लाई गई है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब फिर इंसाफ के तकाजे तो पूरे नहीं हो रहे, फिर ये वन साइडेड ही हो सकता है, ये का लॉ की नज़र में काबिल कबूल नहीं। आपको उसे इन्फॉर्म करना होगा। पहले नंबर पे दो शर्तें मैंने बयान की और तीसरी आप भी कि आप किस बुनियाद पे उसके खिलाफ ऑर्डर पास कर रहे हैं। इन तीनों को इकट्ठा मिला के पढ़ा जाएगा, इन तीनों को इकट्ठा मिला के इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इन तीनों के ऊपर अलग-अलग नहीं, इकट्ठा मिला के सारा अमल दरामद होगा। अच्छा जी, as to why the reason of decisions are required to be disclosed, क्यों ये जाहिर करना जरूरी है, इसको जाहिर करना, इसको डिस्क्लोज करना क्यों जरूरी है। देयर आर 3 रीजंस क्यों ये सारा मुझे बताना जरूरी है कि भाई आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। अब इसकी जो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्यों हम इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या इसका सारा मामला है, तो इसको हमें देखने की ज़रूरत है। तो अगर आप इसकी तरफ नहीं इसके तकाजे पूरे कर रहे तो फिर लॉ की नज़र में जो फैसला आपने किया वो तो भाई वाइड है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। पढ़ते हैं जिन तीनों शराइत को जरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 रीजंस। क्या रीजंस है? नंबर 1, aggrieved party has a right to appeal to appellate court on the ground
that the decision of the authority is based on erroneous reason. अगर आपने उसको सुने बगैर फैसला दिया है तो वो इमीडिएटली एपलेट कोर्ट यानी ऊपर वाली अदालत में अपील करेगा कि जनाब ये फैसला चैलेंजेबल है और मुझे सुने बगैर ही उन्होंने फैसला दिया है, इसकी के ऊपर तो जनाब मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, अब ये सारा मसला इनका है, इसकी तरफ तो दी जानी चाहिए। तो कोर्ट उसकी को हियरिंग का मौका देगी और जाहिर है अगर आपने उसे सफाई का मौका नहीं दिया तो वो ये आपका केस जो है डिसीजन जो है सेट असाइड हो जाएगा। नंबर 2, obligations to record reason is deterrent against the arbitrary action taken by the executive authority invested with a judicial power। अच्छा, अब अगर बाज़ औक़ात एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जैसे मैंने कमिश्नर ऑफ दी बात की या डिवीजन की, उसके पास या डिप्टी कमिश्नर के पास अदालती इख्तियारात भी होते हैं, बाज़ औक़ात वो अपने अदालती इख्तियारात का जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं या जो उनको आर्बिट्रेरी सालसी के इख्तियारात दिए गए हैं, ये इस तरह का जो मामला किया गया वो इसकी बुनियाद पर ज़्यादा काम इससे तवाज़न खो बैठती हैं और वो कोई ऐसा डेटरेंट डिसीजन दे देते हैं कि जिसकी बुनियाद पे जो अदालती अहकाम आता है उनमें थोड़ी झलक नज़र आती है कि उन्होंने ये सख्त फैसला किया या उन्होंने ये अपने इख्तियार से तजावुज़ किया या उन्हें जो आर्बिट्रेटरी पावर दी गई थी उनमें से उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम किया। तो इसलिए भी आपको नेचुरल जस्टिस के तकाज़े पूरे करने ज़रूरी हैं ताकि ऐसे फैसले को एपलेट कोर्ट के अंदर आप चैलेंज कर सकें, ताकि पता चल सके ये एपलेट कोर्ट के अंदर चैलेंजेबल फैसला है। नंबर 3, तीसरी बात, बायस और इंटरेस्ट। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम इंसाफ नहीं कर पाते, पार्शल नहीं रह पाते, न्यूट्रल नहीं रह पाते, हमें प्रॉब्लम आ जाता है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज दैट जज मस्ट बी इम्पार्शियल, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम बायस। कि जज जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, गैर जानबदार, इम्पार्शियल, उसके अंदर किसी किस्म का बुग़्ज़ ना हो, और फ्री फ्रॉम बायस, उसके अंदर साइडिंग ना हो कि जनाब मैं इतना बंदे की सूरत है। तो जैसा कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पहला फैसला आया तो उन्होंने फौरी तौर पे कहा जनाब कि ये जज बुग़्ज़ से भरे पड़े हैं, मेरे खिलाफ ही फैसले देंगे, तो मैं ये करूँगा तो मैं वो करूँगा, तो ऐसा करूँगा तो वैसा करूँगा, बगैर जो है ना जी इसकी बुनियाद पे आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि आपके खिलाफ फैसला आ गया तो अब आप जनाब करें, इल्ज़ाम लगाएं, ऐसा नहीं आप कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे फिर काम खराब होगा, इससे कानूनी जस्टिस के तकाजे जो हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आपको तवज्जो देनी चाहिए, आपको इसके मुताबिक सूरत हाल को देखना चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज that the judges must be impartial and neutral and free from bias। बुग़्ज़ से, what is bias? अब यहाँ पर ये कि बायसनेस क्या चीज़ है, बुग़्ज़ क्या चीज़ है। जी फलां बंदे को मेरे से जी दुश्मनी है, बुग़्ज़ है, ये बयान कर देना अकेला काफ़ी नहीं। कोर्ट में ये आपको इख्तियार हासिल है कि अगर आप समझते हैं कि जज आपके खिलाफ जाएगा तो आप दरख्वास्त देकर फैसला किसी और अदालत में भी लगवा सकते हैं। Bias is an intention to decide for or against one party without proper regard to the true merit of the case। जो भी आप किसी के साथ बुग़्ज़ इस्तेमाल करेंगे या आप किसी के साथ बायस हैं, आपको बुग़्ज़ है, आपको दुश्मनी है, आपकी रेबेलरी है, आपका कॉन्फ्लिक्ट है, तो इन तीनों सूरतों में आप मेरिट से हट के फैसला देंगे। अगर आपने मेरिट के अंदर फैसला देना है तो फिर और तरह की सूरत हाल है, अगर मेरिट से हट के फैसला देना है तो इसकी सूरत हाल और है। फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ बायस। क्या क्या? नंबर 1 प्रिकॉशनरी बायस, नंबर 2 पर्सनल बायस, नंबर 3 ऑफिशियल बायस। नंबर 1 पेक्यूनियरी बायस क्या होता है? पेक्यूनियरी से मुराद है कि जो लिटिगेशन है उसकी बुनियाद पे जो नुकसान हो रहा है एक तो उससे जो है ना जी उसकी जज की पता चले कि इसके रवैये में ये सारी सूरत है। The least pecuniary interest in the subject matter of litigation is qualified from acting as a judge
Graft and Street says that a pecuniary interest, however slight, will disqualify a judge. अगर किसी जज को माले मुकदमा में किसी किस्म का भी कोई बुग़्ज़ है तो वो जज केस सुनने का अहल नहीं। पाकिस्तान में लोगों का इतना ज़मीर नहीं कि वो बुग़्ज़ के बावजूद ही केस सुनी जा रहे होते हैं। अंदर से बुग़्ज़ से भरे बैठे हैं, केस सुनी जा रहे हैं। ये इस तरह की सूरत हाल ना होगी, इस तरह का मामला ये ना होगा, इस तरह का सारा ये काम नहीं हो सकता। आपको देखना है कि जज वो बुग़्ज़ से भरा है, वो आपके खिलाफ फैसला देगा और यही बात जो है वो नेचुरल जस्टिस के तकाज़ों को पूरा नहीं होने दी होगी। जज को चाहिए कि खुद ही वो अलहदा हो जाए, अदरवाइज पीरियड कोर्ट से अलहदा कर देगी। अदरवाइज फिर जो है वो बंदा एग्रेसिव पार्टी वो खुद दरख्वास्त देगी कि जनाब जज का किसी किस्म का इंटरेस्ट है, इसे अलहदा किया जाए। एग्जाम्पल ऑफ pecuniary bias, Dr. Monham, a doctor of Cambridge University, was fined by the College of Physicians for practicing in the city of London without license of the college. The statute under the college acted provided that the fines of should go half to the king and half to the college. The claim was disallowed by court CJ as the college was particularly interested in own judgment and was judged in his own case. अब इसमें एक फैसला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का डॉक्टर का है कि उन्होंने जो है ना जी एक लंदन के अंदर ही प्रैक्टिस शुरू की, एक लाइसेंस हासिल किए बगैर। अब जब वो पकड़े गए तो उनके ऊपर जुर्माना हुआ। कॉलेज का रूल ये था कि आधा जुर्माना जो है वो कॉलेज देगा, आधा किंग देगा। तो चूंकि ये बंदे का पर्सनल फेल था तो लिहाजा कॉलेज ने इसमें से किसी किस्म का फाइन देने की बजाय उन्हें बताया जी कि आप तो पर्सनली अपने केस के जज हैं तो ये आपका डिसीजन जो है ये बाइस है। पर्सनल बाइस पहला मैंने बताया पेकेंडरी बाइस। नंबर 2, पेकेंडरी बाइस का मतलब होता है माले मुकदमा के अंदर किसी किस्म का मफाद या उससे बुग़्ज़। नंबर 2 है पर्सनल बाइस। पर्सनल बाइस अराइज ड्यू टू सम रिलेशनशिप between arbitrary between the authority deciding the issues and the parties which include him to the case in his favor. अच्छा जी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके किसी के साथ ताल्लुकात हैं और ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर आप किसी की फेवर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट होल्ड इन द केस दैट द मैनेजर कैन नॉट कंडक्ट एन इंक्वायरी अगेंस्ट अ वर्कर क्योंकि उसको इसके खिलाफ बुग़्ज़ था और उसी मैनेजर को वर्कर ने मारा था। अच्छा, ऑफिशियल बायस जहाँ पर आपका ज़ाती बोनस आ जाएगा तो देखिए मैंने तुम देता जैसे हम कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं देखिए हमारा काबू आकर भड़का देना, या स्टूडेंट कहते हैं देखा यार कि फलां मैडम ने उसने मेरे जनाब बड़ा तंग किया हुआ है, उसके खिलाफ हम वहाँ पर बूझ निकालेंगे जो है उसके अंदर लिटरेचर के अंदर ये जब हमारे ओपिनियन ली जाएगी तो आपका ये गूगल जो है ये पर्सनल होगा। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैबर की फतह के मौके पर एक काफिर को युवती को कत्ल करने लगे तो उसने आपके चेहरा नंबर पर थूक दिया, आप साइड पे उतर गए। उसने पूछा आपने मुझे कत्ल क्यों नहीं किया, तो आपने कहा कि पहले मैं तुझे अल्लाह के लिए मारना चाह रहा था, अब चूंकि मेरी तेरे साथ पर्सनल लड़ाई है और मैं ज़ाती तौर पे इसमें इन्वॉल्व हो जाता तो पर्सनल इंटरेस्ट के लिहाज से मैंने तुम्हें छोड़ दिया। The third kind of bias is official. बाज़ इदारों को दूसरे इदारों से बुग़्ज़ होता है तो इसकी वजह से भी नेचुरल जस्टिस के तकाज़े हैं वो पूरे नहीं हो पाते। The third kind of bias is official bias. Indian general interest in the good object to pursue will not be disqualified from judge deciding the matter. सिर्फ एक जनाब ये कि जनाब मुझे कोई प्रॉब्लम है दफ्तरी मामला से फलादारी से मेरी कोई नफरत है तो इसकी बुनियाद पर हम जज को लगा नहीं कर सकते, अदरवाइज जज जो है वो इस केस को डायरेक्ट सुनने का पाबंद है। इट इज नेसेसरी दैट जज मस्ट बी डायरेक्ट कनेक्शन इन द लिटिगेशन। अगर आपने जज को डिस्क्वालीफाई करवाना है कि जनाब ये बायस है और इसका कोई इंटरेस्ट है तो आपको बताना होगा कि जनाब इस केस में किस तरह मुतासर है। एक साहब जो हमें पहले थे हेल्थ डिपार्टमेंट में उनके खिलाफ केस मैनेजर ने किया
और उसके बाद उनको सजा हुई, ये जुडिशरी का इम्तहान पास करके जज बन गए और उसी मैनेजर का केस भी उनके पास लगा। तो यहाँ पर ऑफिशियल बायस होगा इन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट से, तो मुझे नौकरी से क्यों इस तरह किया गया था, ये मेरे लिए हार्डशिप क्यों क्रिएट की गई थी। तो ये जो है ना इस तरह की सिचुएशन में ऐसा फैसला देंगे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए प्रॉब्लम बनेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हैसियत का यहाँ होना इस जज को डिस्क्वालीफाई नहीं करता जब तक कि वो प्रूव ना हो जाए। अगर प्रूव हो जाता है तो और बात है, अगर प्रूव नहीं हो पाता तो फिर इसकी बात और होगी। तो इनमें तीनों सूरतों में हमें ये चीज देखनी होगी कि भाई वह क्या वाकई जज जिम्मेदार था या नहीं। तो तीन तरह का बहस मैंने आपको बताया। पहले बहस का नाम है सब्जेक्ट मैटर में उसका इंटरेस्ट है जज। नंबर 2 पर्सनल, जिसका वो केस सुन रहा है उसके साथ पर्सनल इशू है। एक बंदे का तलाक का केस अपनी अदालत में आ जाता है, तो वो चूंकि बीवी भी उसकी है और जज भी वो खुद है और मैटर भी इन दोनों का जाती है, तो वहाँ बैठ के इस केस के इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो सकते। इसी तरह अगर एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कोई रेवेन्यू नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जनाब इसकी बुनियाद पे जज को हटा दें। साबित करना होगा कि जज का कोई मफाद इसके अंदर है। अच्छा जी, immediate general interest in the general object will not disqualify judge from deciding matters। सिर्फ और सिर्फ एक ये बात ही कहना कि नहीं इसका इंटरेस्ट वहाँ शामिल है, ये काफी नहीं है। इन दी फॉलोइंग सिचुएशन रूल ऑफ लॉ जस्टिस शैल नॉट बी अप्लाइड। नंबर 1 स्टैट्यूटरी एक्सक्लूशन। अगर कानूनी तौर पे किसी चीज को एक्सक्लूड कर दिया गया है तो यहाँ पर आपका ये रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होता। एक्सक्लूजन इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर किसी को एक्सक्लूड कर दिया गया इमरजेंसी की बुनियाद पे, कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरीज की बुनियाद पे, प्रिवेंटिव एक्शन की बुनियाद पे, नेसेसिटी की बुनियाद पे, और जहाँ पर किसी पार्टी के को राइट को नुकसान नहीं पहुंचा या उनको भी एक्सक्लूड किया गया, तो ये सारे केसेस जो हैं 6 के 6 इनमें रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होगा। दोबारा सुने कि रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस मुंदरजा हालात में ये अप्लाई नहीं होगा। नंबर 1 स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन, अगर किसी को कानूनी तौर पे किसी मामले को एक्सक्लूड कर दिया गया, या नंबर 2 किसी मामले को एक्सक्लूड तो किया गया है लेकिन उसकी तरफ तवज्जो इस तरह के हालात इमरजेंसी के हैं, तो ऐसी सूरतों में भी रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होता। नंबर 3 अगर किसी को कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी के लिए एक्सक्लूड किया गया तो भी रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होता। या किसी को प्रिवेंटिव एक्शन के तौर से बचाने के लिए आपने किसी किस्म का कोई ऐसा मामला किया, तो ऐसे एक्सक्लूजन में भी रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होता। अगर कोई नेसेसिटी की केस है, इसको एक्सक्लूड करने की सूरत में भी रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होता। और नंबर 4 लास्ट, जहाँ पर किसी पार्टी का कोई राइट इन्फ्रिंज या डैमेज नहीं हुआ या उसको नुकसान नहीं पहुंचा, तो ऐसे एक्सक्लूजन में भी जो है वो ये सारा कुछ अप्लाई नहीं होता। इस सूरत में भी आप रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई करने के लिए नहीं कह सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा अहम हिस्सा है। इस हिस्से में हमें ये बात देखनी है कि अगर नेचुरल जस्टिस के तकाजे पूरे नहीं किए जाएंगे तो इंसाफ नहीं हो सकता। इंसाफ होने के लिए नेचुरल जस्टिस के तकाजे पूरे होने जरूरी हैं। It may said that it is beyond doubt a humanitarian principle intending to require law with the flares of fairness, कि आप fairness and to secure justice and over the years it has grown widely into a pervasive rule affecting the vast area of administrative action। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जितने भी होते हैं वो आम तौर पे हमें नजर आते हैं कि वो क्रिमिनल है या वो हमारे लिए नुकसान दें। उन तमाम एक्शंस को इंसानी बुनियादों पे इंसानी असूलों के ऊपर ये लाने के लिए ये जरूरी है कि कानून जो है उसका झुकाव किसी तरफ ना हो, फेयरनेस। नंबर 2 उसका मकसद सिक्योर जस्टिस, इंसाफ रखना। दो चीजें हैं कि कानून का झुकाव किसी तरफ ना हो। मैं जज हूँ, मेरे ही वाइफ का केस मेरे पास लग गया है, तो जो मैं मुखालिफ पार्टी है उसको तो नुकसान पहुंचेगा।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये काम जो है नुकसान का बायस बनेगा। ये नुकसान का बायस जब काम बनता है तो हमारे लिए काफी प्रॉब्लम होती है। फेयरनेस नहीं होगी तो लॉ जो है या उसके बुनियाद पे किया गया कोई भी फैसला वो नुकसान का बायस बनेगा, वो प्रॉब्लम का बायस बनेगा, वो हमारे लिए अच्छी सूरत हाल का बायस ना बन सकेगा। इसलिए इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि जनाब आप इस कानूनी तकाज़े को पूरा करें। जो लोग अटेंडेंस लगवाना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस लेक्चर के दौरान ही अपनी अटेंडेंस व्हाट्सएप पे भेजें। जिनको सिग्नल नहीं आ रहे बाद में उनकी अटेंडेंस नहीं लग सकेगी। इट मे सेड दैट इट इज बियॉन्ड ह्यूमनली प्रिंसिपल कि आप किसी इंसानी असूल से भी ये इनहराफ होगा कि अगर आप किसी कानून को अप्लाई कर देते हैं और उसमें जनाब वो फेयरनेस यानी इसके शफाफियत के या हमें नहीं तकाजे पूरे हुए हैं या कानून बायस है किसी के खिलाफ हो रहा है, तो इसकी चूंकि प्रैक्टिस पिछले कई सालों से जारी है, इसलिए इसने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर लिया है। तो इसकी बुनियाद पे हमें ये पता चलता है कि भाई अगर आप रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई करते हैं किसी के ऊपर तो इसका मतलब है कि तीन चीज़ों की बात हुई है कि उसको सुना गया यानी उस पर बगैर सुने करते जुर्म आयद नहीं की गई। नंबर 2 आपने कानूनी तकाजे पूरे किए हैं, उसको सजा देने से पहले मुजरम गर्दानने से पहले। और नंबर 3 अदालत जो है वो बाइस नहीं है, आपने सिर्फ रीज़न बताई है कि ये तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई फलां वजह से हुई है। उन वजहों से कार्रवाई जो हुई है उसकी वजह से ये सारा मामला यहाँ देखने में आएगा और ये सारी सूरत हाल हमारे लिए ऐसे ही कंटिन्यू होनी है। तो अब जनाब जो मामले हैं इसको इसके साथ ही देखना चाहिए, इसके मुताबिक ही हमें करना होगा। तो अगर हम इसके मुताबिक काम नहीं करते तो हमारे लिए फिर मसाइल खड़े होते हैं लॉ में। अच्छा फर्ज किया कि अगर कानूनी तकाजे नहीं पूरे किए आपने तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप कानूनी तकाजे आपने नहीं पूरे किए तो इसका मतलब क्या है? मैं एक बात क्लियर कर दूं कि पहले मैंने बात की कि यहाँ पर इस चीज़ की तरफ इसको हाईलाइट करना जरूरी है कि अगर आप कानूनी तकाजे जो है वो पूरे नहीं कर पा रहे तो इसमें हमारे लिए ये बात तय है कि ये जनाब हमारा कोई भी ऐसा फैसला ये जो कानूनी तकाजों के बगैर होगा वो सारे का सारा ब्रीच में आएगा, वो सारे का सारा ब्रीच में आएगा कि हमने वो कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए और उसकी बुनियाद पर जो फैसला हुआ है वो फैसला सारे का सारा गलत, उस फैसले को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, वो वाइड फैसला होगा, वाइड। उसकी तरफ ये सारा मामला देखने में आएगा। इसको सबसे अपने जोर देना है, इसीलिए कानूनी तकाजों का पूरा होना जरूरी है। अगर वो आप पूरा नहीं करेंगे तो मेरे भाई फिर नुकसान होगा। और नुकसान क्या होगा? नुकसान जो है वो ट्रबल का बायस बनेगा। ये दो आदमियों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इनसे पूछ लेते हैं। व्हाट इज प्रॉब्लम सर? आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। उस्मान तारिक टू एवरीवन। अच्छा जी, नो प्रॉब्लम। अब आवाज ठीक आ रही है? आई थिंक इट्स ओके। तो अब जनाब ये सारा मामला जो है इसकी तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। अगर आप इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम इसी तरह रहेगा। इसलिए मेरे भाई इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। कानूनी तकाजे पूरे कीजिए। अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया है कि मुलजम को सजा देने से पहले उसे बताया जाए कि उसको किस मामले पे सजा हुई है। अगर आप उसे बगैर बताई सजा दे रहे हैं, बगैर उसको देखे सजा दे रहे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम रहेगी ना। ये लेक्चर आपकी नेट पे भी अवेलेबल है, हाजिरी मुझे भेज दी जाए कागज पे लिख के फौरी तौर पे। चूंकि अब 39 मिनट हो चुके हैं, इससे आगे ये इजाजत नहीं देगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हमारा ये जो पहला आज का लेक्चर था रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस का,
ये अपने अंजाम को पहुंचता है। इसको यहाँ से आप सब लोग डाउनलोड भी कर सकेंगे कुछ देर बाद। ये अभी आपके पास नेट में चला जाएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।